हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। आज हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 करेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी का, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। बट उससे पहले ये जान लेते हैं वाई साइकोलॉजी। आज हम ये लेक्चर क्यों कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और साइंस की तरह साइकोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी बातों का उस पर क्या असर हो रहा है, हमारी बातों को सुनकर इस वक्त उसके दिमाग में चल क्या रहा है हमारे प्रति, हमारे व्यवहार को लेकर, क्या उसे हमारी बातें अच्छी लग रही हैं या वो बोर तो नहीं हो रहा या फिर उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं सामने बैठे हुए इंसान के बारे में, दूसरे के बारे में या फिर हम खुद के बारे में ही, कि मैं ऐसा क्या कहूँ या ऐसा क्या बोलूँ कि सामने वाला मेरे से इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं साइकोलॉजी में। इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी लाइफ है, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि हमारा जो इंसानों का जो मेंटल जो कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक उससे प्रभावित हुई है। डिप्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसकी वजह क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं साइकोलॉजी में। दैट्स वाई साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए इसको स्कूल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में एग्ज़ाम फियर और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव फियर्स, बहुत कुछ होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, बहुत मेंटल प्रेशर होता है। तो इसीलिए उस प्रेशर को समझने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन की बात करते हैं हम इसके साइकोलॉजी के, तो अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन जो है वो 1870 से माना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है वो हमारी लाइफ में नहीं था बट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर नहीं था। साइकोलॉजी उससे पहले फ़िलॉसफी का पार्ट हुआ करती थी। फ़िलॉसफी यानी दर्शन जो है वो काफ़ी आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। उसी में मन के बारे में भी बात की जाती थी। तो अगर मैं बात करूं 1870 से पहले की, तो साइकोलॉजी उस वक्त इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर हमारे साथ, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर हमारे साथ अवेलेबल नहीं थी। उससे पहले ये फ़िलॉसफी का पार्ट हुआ करती थी। और ये जो शब्द है साइकोलॉजी, जो शब्द है, इसका इस्तेमाल भी 19th सेंचुरी से पहले इतना ज़्यादा आम नहीं था, क्योंकि ये फ़िलॉसफी का ही पार्ट मानी जाती थी। तो ये मनोविज्ञान जो शब्द है वो काफ़ी सुनने में नहीं मिलता था, बहुत ही रेयरली इस शब्द को सुना जाता था। तो इस शब्द का सबसे पहले जो यूज़ किया था, जिन्होंने फर्स्ट इसका यूज़ किया था, वो किया था रुडोल्फ जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। रुडोल्फ कोर्कली ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो वो 1870 से माना जाता है। इस शब्द का भी इस्तेमाल 19th सेंचुरी के मिडल से काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने लगा, और सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल जिन्होंने किया था वो था रुडोल्फ कोर्कली ने। अब अगर मैं टर्म की बात करूँ, साइकोलॉजी शब्द की बात करूँ, ये आया कहाँ से, तो ये जो शब्द है साइकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी जो शब्द होता है, इसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है सोल या फिर माइंड, जबकि लोगस शब्द जो है इसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। जिन भी शब्दों के पीछे लोगस लगा होता है वो सारी की सारी साइंस की ही ब्रांच मानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस शब्द की, तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और माइंड, जबकि लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की जो सबसे पहली डेफिनेशन आई थी वो क्या कहती थी कि साइकोलॉजी, जिसको यहाँ मैं इट से डिनोट करूँगी, दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ
माइंड एंड सोल। तो पहली जो डेफिनेशन जो इसकी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर आई थी वो थी दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल। बट इस डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन दी किसने थी, ये डेफिनेशन दी गई थी ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा। ये डेफिनेशंस जो दी थी ये ग्रीक फिलोसफर के द्वारा दी गई थी, यानी अरस्तु, प्लेटो एंड ऑल, वो लोग इसको समर्थन करते थे। उनका मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल है। क्यों है? क्योंकि उस वक्त साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया था, साइकोलॉजी जो है उसका जन्म फिलॉसफी से हुआ है। तो इसलिए क्योंकि ये लोग ग्रीक फिलोसफर थे तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी के आधार पर, दर्शन के आधार पर मनोविज्ञान को मन या आत्मा का अध्ययन कहा था। पर ये डेफिनेशन ज़्यादा नहीं चली, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड करने का रीज़न था कि ये जो दो शब्द हैं माइंड एंड सोल, ये दोनों ही शब्द आपस में बहुत ही वाइड मीनिंग लिए हुए हैं। किन्हीं भी लिमिटेड वर्ड्स में या फिर किसी भी फिक्स्ड डेफिनेशन में आप इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरी बात, माइंड और सोल की अगर मैं बात करूँ तो इनका कोई फिक्स्ड नेचर नहीं होता, कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं होती, फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इनका बॉडी मास नहीं होता, बॉडी वेट नहीं होता। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी के कारण इनको आप मेजर कैसे करेंगे? जो चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती उसका मेजरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इन सारी अनसर्टेनिटी के कारण, और ऊपर से इनके जो रिज़ल्ट हैं वो क्योंकि सेम नहीं होंगे, अगर हम इनको मेजर भी करना सोचें, अगर किसी तरीके से हम इनको मेजर कर भी लें तो रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वाली जो डेफिनेशन है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्योंकि अब कैसे आप, जब किसी चीज़ पर एक मत ही नहीं हो पा रहा साइकोलॉजिस्ट का या फिर वैज्ञानिकों का या फिर जिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जब उन लोगों का किसी एक बात पर एक पर्टिकुलर मत बन ही नहीं पा रहा तो वो चीज़ आगे चल ही नहीं सकती। तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन डिस्कार्ड कर दी गई। फिर उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन आई उसके अकॉर्डिंग उसने मनोविज्ञान को क्या कहा कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम चेतना बोलते हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन हमारी साइकोलॉजी की आई थी उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस वर्ड को मैं एक बार बता देती हूँ। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बीइंग अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, एक तरीके से अवेयरनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अपने आसपास की एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये वाली जो डेफिनेशन आई थी दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वाली डेफिनेशन भी आगे जाके डिस्कार्ड कर दी गई। डिस्कार्ड क्यों कर दी गई? रीज़न जो था वो यही था कि पहली तो बात, अगर हम चेतना की बात करें तो चेतना भी जो है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है, दर्शन से रिलेटेड है। सेम एज माइंड एंड सोल, इसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई बॉडी मास नहीं होता, कोई फिक्स्ड नेचर नहीं होता, कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं होती। और दूसरी बात, इस वाली डेफिनेशन को इसलिए भी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि है अनकॉन्शियसनेस, इसको पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं दिया गया इस बात पर। अब अनकॉन्शियसनेस क्या है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। असल में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। तो फ्रॉइड जो थे उन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था कि माइंड जो होता है हमारा उसके 3 भाग होते हैं। पहला कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने ये, ठीक है, कॉन्शियस माइंड यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें याद हैं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें याद हैं।
सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें थोड़ी बहुत याद है, हल्की याद है, मतलब अगर कोई क्लू दे दे या हिंट दे दे तो हम उस बातों को रिकॉल कर लेंगे। अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें आती हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। बट ह्यूमन ब्रेन में कोई भी चीज़ कम्प्लीटली भूली नहीं जाती है, माइंड में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से हम भूलते नहीं हैं। हाँ, हमें याद ना आए वो बात अलग है, बट वो रहती हमेशा है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बिहेवियर की, तो ह्यूमन बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इन तीनों में से जो हिस्सा प्रभावित करता है वो प्रभावित करता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें होती हैं जो सोशल प्रेशर के कारण या फिर किसी खुद के प्रेशर के कारण, हम अपनी मर्ज़ी के कारण या फिर सोशल प्रेशर के कारण या फिर किसी के कहने के कारण हम उन बातों को जब दबा देते हैं, जिन बातों को, वो सारी बातें अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। तो ये वाली बातें क्योंकि वो किसी फोर्स के द्वारा, किसी आउटर फोर्स के द्वारा दबाकर अंदर डाल दी गई हैं, तो ये वाली जो बातें होती हैं, ये वाली जो अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स वाली होती हैं। ये हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हमारी होती हैं वो हर टाइम बाहर आने के लिए फुदकती रहती हैं, ठीक है, और इसीलिए ये हमारे बिहेवियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे इनफैक्ट हमारी ड्रीम्स को भी काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे, उन्होंने कहा था कि माइंड जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब मैंने इस बारे में बताया कि ब्रेन, हमारा जो बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा जिस हिस्से से, माइंड के जिस हिस्से से प्रभावित होता है वो है अनकॉन्शियस माइंड। तो इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इतनी इम्पॉर्टेंट बात इस वाली डेफिनेशन में कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दी गई, तो इसी वजह से इस वाली डेफिनेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद जो डेफिनेशन आई जिस पर मॉडर्न साइकोलॉजी बेस्ड है और इस वाले डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा अप्रूवल मिला था, वो डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजिस्ट ने इस वाली डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा वोट दिए, सबसे ज़्यादा इस डेफिनेशन को माना गया और मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। इसके बाद जितनी भी डेफिनेशन आई उसमें ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस वाली डेफिनेशन को इतनी ज़्यादा वोटिंग क्यों दी गई, इसके पीछे एक रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि बिहेवियर को आप ऑब्ज़र्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिहेवियर को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो। अब मेजरमेंट कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दैट थिंग, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसीलिए इस वाली डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, सबसे ज़्यादा इसको वोटिंग मिली, सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें, छोटी सी अगर बात मैं बिहेवियर के बारे में बताऊं, एक छोटा सा ब्रीफ बोल देते हैं। तो बिहेवियर जो होता है ये क्या होता है, रिएक्शन या फिर रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, ठीक है। तो बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर इज़ अ रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता क्या है, ये एक थोड़ा नया वर्ड आप लोगों को लगा होगा। स्टिमुलाई कोई असल में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको किसी तरीके का बिहेव करने के लिए, किसी तरीके का रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए उकसाती है, दैट इज़ अ स्टिमुलाई। कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब कोई एकदम से आपकी आंखों में फ्लैश लाइट डाले तो आप एकदम से आंखें बंद कर लेंगे, तो वो फ्लैश लाइट जो है वो स्टिमुलाई है और वो आपका आंखें बंद करना वो आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई को लेकर। तो बिहेवियर जो होता है दैट इज़ अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। अब ये जो डेफिनेशन है इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है। अब इसके बाद हम उस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, जो कहती है दैट इट इज़ यानी कि साइकोलॉजी, इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़
mental process, experience, and behavior in different context. ये डेफिनेशन है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। और अगर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये डेफिनेशन जो है, जितनी भी मैंने इससे पहले की डेफिनेशन बताई है उसका एक समरी है, उसका कलेक्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें मेंटल प्रोसेसेस की भी बात कर रखी है, जो कि हमारी अर्ली डेफिनेशन जो थी माइंड एंड सोल, ये उससे रिलेटेड है। एक्सपीरियंस की भी बात की गई है, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, हमारी सेकंड डेफिनेशन। क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने क्या बताया था, बीइंग अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। और जब आप अपनी सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एक्सपीरियंसेस। तो ये उससे रिलेटेड है। एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियर, जो मैंने बोला ही था कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो इसी पे बेस्ड है, और सारी डेफिनेशन में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि साइकोलॉजी जो है ये एक तरीके का साइंस है, जो कि स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में इंसान किस तरीके की मेंटल प्रोसेसेस कर रहा है, क्या क्या उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इन सारी बातों का जो स्टडी है वो साइकोलॉजी करती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स की जो हमने इसमें यूज़ करी हैं, दैट इज़ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो हम सबसे पहले मेंटल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली, थोड़ी सी डिटेल, ताकि ये वर्ड्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, मेंटल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये होती हैं इंटरनल इन नेचर। इंटरनल इन नेचर क्यों? क्योंकि आपको बाहर से थोड़ी ना दिखाई दे रही मेंटल प्रोसेस। मैं इस वक्त मेरे माइंड में क्या मेंटल प्रोसेस चल रही हैं बाहर से आपको विजिबल नहीं है, दैट्स वाई दे आर इंटरनल इन नेचर। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होती हैं। ब्रेन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं? आप डायरेक्टली तो आप इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेंटल प्रोसेस आपके दिमाग में क्या क्या चल रही हैं वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बट ब्रेन एक्टिविटीज़ से वो रिफ्लेक्ट ज़रूर होती हैं। कैसे? अब आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस चलेंगी। उसके सॉल्यूशन के लिए आप कोई पुराना सेम मिलता जुलता क्वेश्चन अपने माइंड में सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता शायद मैंने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, आप उसको रिकॉल करेंगे, यानी कि अभी जो मेंटल प्रोसेस जो आप कर रहे हैं दैट इज़ रिकॉलिंग। रिकॉलिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको याद आया कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पुराने वाले जो आपका जो पिछली क्लास में जो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पे आप अटकें, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे, थिंकिंग। ठीक है, तो थिंकिंग भी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। फिर उसके बाद थिंकिंग के बाद आपको आ गया समझ में, तो आप दोबारा आप उसको कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करना शुरू करेंगे उसको, एंड देन फाइनली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने किया रिकॉलिंग, थिंकिंग या फिर इमेजिनिंग कि ऐसा हो सकता है इसका आंसर, या ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर, मुझे मेरा आंसर ये नहीं आया, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग मिस्टेकन या देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें आपके माइंड में जो ये चल रही थी, ये सारी क्या हैं, ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे हो रही थी, आपकी ब्रेन एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि आप पेपर पेन पे करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ लगा नहीं गलत है सॉल्यूशन, आप उसको काट रहे हो, फिर दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी ब्रेन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिफ्लेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसके। ठीक है, तो अच्छा, अब मेंटल एक्टिविटीज़
मेंटल एक्टिविटीज़ एंड ब्रेन एक्टिविटीज़ आर interdependent but not same। ठीक है, तो ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ की अभी मैंने बात करी, ब्रेन एक्टिविटीज़ की जो बात करी, ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं बट सेम नहीं होती हैं। कैसे? अब थोड़ा सोचिए कि यूजुअली अगर हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ में, या मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ब्रेन और माइंड, क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं? बताइए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं ये? वेल, हमारी अगर मैं बात करूँ डेली लाइफ में, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, बट असल में ये दोनों सेम नहीं होती हैं। ब्रेन एंड माइंड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हम पहले एक बार ब्रेन और माइंड के बारे में छोटा सा डिटेल बात कर लेते हैं। तो ब्रेन जो होता है इसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, जबकि माइंड का नहीं होता है। कैन बी सीन और टच्ड, इट कैन नॉट। ठीक है, ब्रेन को देखा जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है, इसको नहीं छुआ जा सकता क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपने 10th क्लास में माइंड के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, तो ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, माइंड उसमें कहीं नहीं आया होगा। रीज़न, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा, ब्रेन इज़ अ होल एंटिटी। ब्रेन एक अपने आप में होल एंटिटी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और चलती रहती हैं, होती रहती हैं। जबकि माइंड क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, माइंड जो है वो ब्रेन का पार्ट है, एक ऐसा पार्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा, ब्रेन की अगर बात करें तो ये है रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, जबकि माइंड जो होता है ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस अबाउट आवर सराउंडिंग। ठीक है, माइंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अवेयरनेस के लिए अपनी सराउंडिंग्स के साथ, और जबकि ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी मूवमेंट से। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए दैट आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो उसका मतलब, वो जो फ्रेज़ है उसका मतलब होता है कि भाई आप सब कुछ जानते हुए भी, अपने आसपास जो आपके हो रहा है उस चीज़ से अवेयर होने के बावजूद भी अगर आप ऐसी बेतुकी की बात कर रहे हैं जो सिचुएशन में फिट बैठती ही नहीं, तो आपका माइंड ही ख़राब होगा। ब्रेन तो ख़राब हो नहीं सकता, मतलब हो सकता है बट वो एक डिफरेंट बायोलॉजिकल थिंग है, मेडिकल टर्म, वो एक अलग चीज़ है। बट बाकी बॉडी के हिस्से तो ढंग से काम कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स ब्रेन तो सही है बट माइंड ही ख़राब है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड टर्म आया था, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो आए थे हमारे, ठीक है, एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारी डेफिनेशन में सेकंड टर्म जो हमने यूज़ करी थी एक्सपीरियंस, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर क्यों होता है? सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब हर इंसान के एक्सपीरियंस एक ही सिचुएशन को लेकर, एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब एप्पल ले लीजिए, किसी को एप्पल पसंद है, क्यों? क्योंकि शायद उसके साथ उसकी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं, उसकी मम्मी ने शायद एप्पल कस्टर्ड बनाया होगा, उसको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो किसी को एप्पल नहीं पसंद होता,
ठीक है। हो सकता है जब उसने खाया हो या तो वो ख़राब निकला हो, उसमें कीड़े निकल गए हों, तो उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ अच्छा नहीं है, तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि वो एप्पल नहीं पसंद करता, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्जेक्टिव होते हैं, एक ही सिचुएशन में एक ही चीज़ को लेकर हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरा, इंटरनल होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो होते हैं इंटरनल होते हैं, ऐसी कोई आप एक्सटर्नली इनको नहीं जान सकते। किसी इंसान को देखकर आप ये नहीं जान सकते कि उसके वो एक्सपीरियंस में कितना ज़्यादा आपसे बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई अगर बुज़ुर्ग है तो उसकी एज को देखकर आप ये बोल देंगे कि उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि उससे ज़्यादा किसी कम एज वाले को एक्सपीरियंस हो, हालांकि ऐसा रेयर केसेस में ही होता है, बट स्टिल इंटरनल होते हैं और इनको आप बाहर से नहीं देख सकते। तो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं और डिपेंड करते हैं ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंसर, ठीक है। एक्सपीरियंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर, किसकी, एक्सपीरियंसर की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एक इंसान है जिसका आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, खुशनुमा, काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी वाला है, तो ऑब्वियसली उसके जितने भी एक्सपीरियंस होंगे वो सारे पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा, पॉजिटिविटी देखेगा, खुश रहने वाला होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके आसपास का माहौल जो है वो काफ़ी गुंडागर्दी वाला, गाली गलौज वाला है, काफ़ी नेगेटिविटी वाला है, तो ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव होंगे और वो उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, वो मोस्टली चीज़ों में नेगेटिविटी देखेगा। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है वो एक्सपीरियंसर के एक्सपीरियंस को प्रभावित करती है। सेम एज़ अगर इंटरनल की मैं बात करूँ, इंटरनल कंडीशन से क्या मतलब है, क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत खुशनुमा होते हैं, चाहे उनका आसपास का माहौल कैसा भी हो, कुछ अपने आप ही लोग बहुत खुशनुमा होते हैं, कुछ बहुत लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास से सीरियस टाइप होते हैं, तो वो उनका इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, इंटरनल होते हैं और डिपेंड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर, किसकी, एक्सपीरियंसर के। अब जो हमारा लास्ट टर्म जो हमने यूज़ किया था बिहेवियर, अपनी डेफिनेशन में हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, बिहेवियर के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी दैट बिहेवियर जो होता है इट इज़ अ रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब इसके थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर जो होते हैं वो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल बिहेवियर जैसे मैं लिख रही हूँ सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर प्लेन उड़ाना हो या फिर स्विमिंग हो, दीज आर सिंपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो बिहेवियर जो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट होते हैं। ओवर्ट यानी कि ओपन, ठीक है, और कोवर्ट यानी कि क्लोज्ड। ओपन से मतलब है जो इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, दैट इज़ एन ओपन बिहेवियर। क्लोज्ड बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, थिंकिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, ये क्या है, ये क्लोज्ड बिहेवियर है। अच्छा, बिहेवियर जो होते हैं, बिहेवियर से मतलब सिर्फ बॉडीली मूवमेंट से नहीं होता,
ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस भी जो हो रही हैं, मेंटल मूवमेंट्स भी जो हो रही हैं, मेंटल प्रोसेस जो हो रही है, वो सब भी बिहेवियर में आती हैं, ठीक है। तो बिहेवियर इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉडीली मूवमेंट, इट ऑल्सो contains mental processes such as thinking, imagination, perception, planning, reasoning। तो ये सब भी क्या है, बिहेवियर ही हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये मेंटल हैं, अब डायरेक्टली तो ऑब्जर्व होंगे नहीं, ये इनडायरेक्टली ऑब्जर्व होंगे। अब इनडायरेक्टली इनको आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे? इनडायरेक्टली ये ऑब्जर्व होते हैं कि इंसान बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, ठीक है, उस किसी काम को करने का उसका तरीका क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, ये जो बर्ताव हैं, ये दर्शाते हैं उसके इंटरनल बिहेवियर को, यानी कि उसकी मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है। तो बिहेवियर जो होते हैं, दे आर सिंपल एंड दे कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दे कैन बी ओवर्ट एंड कोवर्ट, ठीक है। दे कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व, एंड बिहेवियर आर नॉट ओनली अबाउट बॉडीली मूवमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। इसके अलावा जो बिहेवियर है उसके बारे में एक चीज़ और है, दैट बिहेवियर कैन बी शॉर्ट एंड एंड्यूरिंग। बिहेवियर जो होते हैं वो शॉर्ट और एंड्यूरिंग भी होते हैं। शॉर्ट यानी छोटे थोड़े समय के लिए घटित होने वाले बिहेवियर, और एंड्यूरिंग जो बार बार होते हैं, ठीक है। अब बार बार यानी पलक झपकाना, ब्लिंकिंग ऑफ आई का बार बार होता है, दैट इज़ एन एंड्यूरिंग बिहेवियर। और शॉर्ट टाइम के लिए बिहेवियर जैसे कि लिखना हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए, हर टाइम तो आप लिखते नहीं रहते हो। तो इस तरीके से बिहेवियर जो होता है उसके बारे में हम इतना जान लें, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्शन। आई होप आपको आज का इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो मैंने जानबूझ के थोड़ा डिटेल रखा है, थोड़ा लंबा है, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट आपका फेस ऑफ हो रहा है साइकोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट के साथ, तो मैं चाहती थी कि आप इसको लेकर थोड़े फैमिलियर हो, फ्रेंडली हो, तो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा रखा है। बट आगे की वीडियोस हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि वो शॉर्ट रहें ताकि टाइम आपका बचे, बट येस डेफिनेटली कंटेंट उसमें पूरा होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज एन डिसिप्लिन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।